वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आगे हम अपने नए लेक्चर के साथ में। तो लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ के लिए थोड़ा सा बेस पढ़ा था। अब मैं बताना चाह रहा था आपको कि किरचॉफ लॉ हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि भाई हमने कुछ सर्किट्स बनाए थे जो ईजिली सीरीज़ पैरेलल से आप सॉल्व कर पा रहे थे, और आप किसी भी रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है और किसी भी रेजिस्टेंस में से कितना करंट निकल रहा है तो वो आप निकाल लेते थे। अब देखो, ये तो बड़े इजी से सर्किट्स थे जो मैंने कल कराए थे, 10th लेवल में भी आपने किए हुए थे। बट कुछ सर्किट्स जो होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उन सर्किट्स में आप सीरीज़ पैरेलल के क्वेश्चंस नहीं वो अप्लाई कर पाओगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है, तो वहाँ पे आपका किरचॉफ लॉ काम में आता है। तो इम्पॉर्टेंट यही था कि किरचॉफ लॉ काम क्यों आता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो ये सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है ये एक सर्किट है, इसमें एक बैटरी यहाँ लग गई, एक रेजिस्टेंस यहाँ लग गया, एक बैटरी ऐसे लग गई, ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस आया और एक बैटरी बना रहा। ठीक है, मान लो ये एक मैंने एक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीन बैटरी है। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये भी हम 15 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, और ये मान लो 10 वोल्ट का, या ये भी 40 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्किट है। अब आपसे मान लो इनके नाम भी दे देते हैं हम कुछ, जैसे कल के क्वेश्चंस में दिए थे हमने। तो मान लो ये रेजिस्टेंस का नाम R1 है, इस रेजिस्टेंस का नाम R2 है, इस रेजिस्टेंस का नाम R3 है, इस रेजिस्टेंस का नाम R4 है। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि R4 में से कितना करंट जा रहा है, या R4 पे कितना पोटेंशियल है, या R1 में से कितना करंट जा रहा है, या R1 में कितना पोटेंशियल है, या R2 में से करंट कितना जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आप सीरीज़ पैरेलल लगा नहीं पाओगे। पहले तो आपको इतनी बैटरीज़ के साथ में समझ में नहीं आ रहा कैसे करोगे आप। तो यहाँ पे आपका क्या काम करेगा, इधर आपका किरचॉफ लॉ काम करेगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे काम करेगा। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसके लिए समझते हैं। हमको 3 चीज़ें जानने की पहले ज़रूरत है। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या होती है? एक चीज़ को आप बोलते हो जंक्शन, ठीक है, एक को आप बोलते हो जंक्शन, एक को आप बोलते हो ब्रांच, ठीक है, और एक को आप बोलते हो लूप। तो इन 3 चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप ये किरचॉफ लॉ समझ पाओगे और फिर इसको यूज़ कर पाओगे। तो देखो, इसमें मैं अलग अलग कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम कुछ दे देता हूँ, इनको नाम दे देते हैं ब्लू से। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इसका C, इसका D, इसका E और इसका F। अभी इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स का नाम है जंक्शन। ठीक है, अब जंक्शन से पहले हम समझते हैं ब्रांच। ब्रांच बहुत ही सिंपल सा आप चीज़ समझ सकते हो, ऐसी इस सर्किट का ऐसा पार्ट जिसमें सेम करंट ही जाता हो। ठीक है, ऐसा पार्ट जिसमें सेम करंट जाता हो, पूरे उस वायर में, उस पूरे पार्ट में सेम करंट जाता हो। तो मैं देखो, इसको मैं 3 ब्रांचेस मुझे दिख रही है, अगर आपको भी नज़र आ रही हो तो मेरे ख्याल से वो ब्रांचेस मैं बता देता हूँ। एक ब्रांच तो ये है, देखो यहाँ से लेके ये जो वायर है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, ये एक पूरा एक ब्रांच हो गया। क्यों? इसमें देखो कि एक ही रास्ता है ये पूरा का पूरा, इसमें पूरे वायर में एक ही करंट जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये वाला ABCD, ये एक ब्रांच हो गई। तो कौन कौन सी ब्रांचेस आपको दिख रही है? एक तो ABCD, एक ब्रांच तो ये दिख गई आपको। ठीक है, तो कौन कौन सी ब्रांच दिख रही है आपको? ABCD, एक ब्रांच ये दिख रही है। और कोई ब्रांच है इस सर्किट में? मैं बोल रहा हूँ ये भी तो एक ब्रांच है। मान लो इसको किसी और कलर से बनाता हूँ मैं, रेड कलर से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके A से लेके ये, इस पूरे ब्रांच में भी एक ही करंट जाएगा, एक ही रास्ता पूरा। ठीक है, तो ये भी एक ब्रांच है। तो अगर मैं पूछूँ सेकंड ब्रांच कौन सी है, तो AD भी बोल सकता हूँ, A से D, ये बीच में से रेजिस्टेंस R3 से होते हुए। ठीक है, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं, कैसे कि AR3D, जो रेजिस्टेंस से होते हुए, चाहो तो लिखो चाहे नहीं लिखो, समझने के लिए, क्योंकि A से D तो ये भी पाथ है और A से D ये भी पार्ट, बट R3 होते हुए तो यही पार्ट निकल रहा है। और तीसरा भी एक ब्रांच दिख रही होगी आपको,
ठीक है, तीसरी ब्रांच मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके ये जो है ये वाला, इस वाले पूरे वायर में भी एक ही करंट जा रहा होगा, तो ये तीसरी ब्रांच है। तो ये तीसरी ब्रांच, 3 ब्रांचेस हमको दिख गई इधर, और तीसरी ब्रांच का नाम क्या है, आप AFED भी नाम लिख सकते हो, AFED। तो ये 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, इस पूरे, क्योंकि इन तीन ब्रांचेस हैं, और 3 ब्रांचेस में कुछ ना कुछ करंट जाएगा, और 3 टाइप्स के करंट्स ही जा सकते हैं इसमें। उनका कुछ नाम देना पड़ेगा आपको, I1, I2, I3, कुछ नाम दे दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इस पूरे सर्किट में सिर्फ 3 ही टाइप के करंट्स होंगे, एक इस ब्रांच में से जाएगा, एक इस ब्रांच में से जाएगा, एक इस ब्रांच में से। अब किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमको पता नहीं, कि D to A जाएगा इस वाली ब्रांच में, या इधर से D to A जाएगा, या A to B, A to D जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। वो तो हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले तो ब्रांच समझ में आना चाहिए। अगर आपको ब्रांच क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर हम आते हैं किस पे, जंक्शन पे, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी, तो मैं वो ब्रांचेस को मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस होगी। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ जंक्शन। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस मीट करती हो। इवन 2 ब्रांचेस मीट करती हो, बट मोर देन 2 एकदम बेस्ट है, क्योंकि कभी भी 2 ब्रांच नहीं जुड़ती है, हमेशा कम से कम 3 ब्रांच ही जुड़ती हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो एक, अगर 2 ब्रांचेस जुड़ेंगी, अगर मान लो ये एक ब्रांच है और इससे मैंने एक और ब्रांच जोड़ दी, तो ये पूरी एक ही ब्रांच होगी ना, फिर 2 क्यों होगी। हाँ, बट जैसे मैं इसको एक ये पॉइंट हो गया, तो तब ये एक ब्रांच अलग, एक ब्रांच अलग, एक ब्रांच अलग, ठीक है। तो आप ईजिली बोल सकते हो मोर देन 2 ब्रांचेस जहाँ मीट करती हूँ। अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, टोटल 6 पॉइंट्स लिखे हैं, बट 6 पॉइंट्स में से सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस मिल रही है, ठीक है। इवन 2, ये एक तो A पॉइंट और एक D पॉइंट दिख रहा है आपको, A और D, ये दोनों पॉइंट्स में देखो B में नहीं मिल रहा है, ये B तो पूरा एक ब्रांच के अंदर आ रहा है, C भी ब्रांच के अंदर आ रहा है, ठीक है, E भी ब्रांच के अंदर आ रहा है, F भी ब्रांच के अंदर है। A और D 2 पॉइंट है जहाँ पे देखो तीनों ब्रांचेस मिल रही है, ये ब्रांच भी मिल रही है, ये ब्रांच भी मिल रही है, ये ब्रांच भी, और D पॉइंट में भी, समझ में आ रहा है। तो ये 2 A और D ही क्या है हमारे, जंक्शन। तो अगर मैं बोलूँ जंक्शन कौन कौन से हैं इस डायग्राम में, A एंड D, ठीक है। और थर्ड चीज़ लूप तो देखो, लूप का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ जाना, उसको लूप बोलेंगे, ठीक है। तो एक लूप, यहाँ पे मुझे टोटल कितने लूप दिख रहे हैं, मुझे 3 लूप दिख रहे हैं, टोटल 3 ही लूप है, ठीक है। क्लोज सर्किट जैसे आप लेके चलो। तो एक तो ये वाला है, देखो A से गया मैं B से C, फिर D, और फिर वापस A आ गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। और कौन सा दिख रहा है, A से गया D से गया E से गया F से गया A। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसको A से स्टार्ट करना है, इस लूप को मैं ये भी बोल सकता था, ये ऊपर वाले को जो ABCDA है उसको BCDAB भी बोल सकता हूँ, या CDABC भी बोल सकता हूँ, इवन उल्टा भी बोल सकता हूँ, ADCBA भी बोल सकता हूँ, ठीक है। बट उस केस में अगर उल्टा बोलूँगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, बट है एक ही ब्रांच, या तो ABCDA बोलूँगा, या फिर इसको मैं ऐसे भी उल्टा भी ले सकता हूँ, ADCBA, एक ही बात है। बट हाँ, थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, वो जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने जो लूप बोला वो कौन सा मिला मेरे को, नेक्स्ट लूप मिल गया मुझे AFEDA। एक तो ये, या तो ऐसे चल जाऊँ, या तो क्लॉकवाइज चल जाऊँ। देखो इसमें कैसे गया मैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज गया, AFEDA ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज ADEFA, ठीक है। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है। और एक तीसरा लूप कौन सा, बड़ा वाला ये वाला, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तीसरा लूप कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ABCDEF, या फिर नीचे से भी जा सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज भी, AFEDCBA, और F के बाद A भी लगाना था यहाँ पे मैं, ठीक है। तो जो भी ये आपका लूप हो गया। तो ये 3 लूप्स दिख रहे हैं आपको, 2 जंक्शन दिख रहे हैं आपको, 3 ब्रांचेस दिख रही हैं। तो ये आपको पहले तो जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चलो तो फिर आगे चलते हैं। फिर तो अगर आगे स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं किरचॉफ्स के दोनों
लॉ बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि क्रिचॉफ जो साइंटिस्ट था उसने 2 लॉज दिए हैं, और पहला लॉ दिया है उसका, फर्स्ट जो लॉ है क्रिचॉफ का, उसको नाम बोलते हैं KCL, क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ करंट लॉ, और उसको हम ये जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। अभी मैंने जंक्शन बताया आपको, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और उसको तीसरा जो है फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो क्रिचॉफ करंट लॉ, जंक्शन लॉ और फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये बोलते हैं। वो क्या बोलता है, इस सर्किट में भी अगर मान लो मैं 3 कोई करंट बना देता हूँ, कोई 3 करंट जा रहे होंगे, इस सर्किट से ही बता देता हूँ, ऐसा तो आप किसी भी जंक्शन के लिए बता सकते हो, ठीक है। मान लो मैं 3 कोई करंट्स बना देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो जंक्शंस हैं जिनको मैंने ऐसे शो कर रखा है इनको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान लो वैसे तो करंट्स आपके क्वेश्चंस में ही गिवन है कि बोल रहा है एक करंट यहाँ जा रहा है I1, एक करंट यहाँ जा रहा है I2, एक करंट यहाँ जा रहा है I3, ठीक है। समझ में, मतलब इस पूरी ब्रांच में करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी और वो I3 ही रहेगी। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे तो भी आप बोलोगे I3 जा रहा है, इधर पूछूंगा तो इधर मुँह करके I3, बट इधर पूछा मैंने तो आप बोलोगे I2, क्योंकि उस ब्रांच में I2 ही I2 और इधर की तरफ मुँह करके। पूरी ब्रांच में एक ही डायरेक्शन में करंट होगा और एक जितना ही करंट होगा। सेम ये I1 है तो यहाँ पे भी I1, यहाँ पे भी I1, यहाँ पे भी I1। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये होगा, ठीक है। तो इतने सारे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको पता करने के लिए बोला, ठीक है। तो मैं इनको जो मैंने एक्स्ट्रा बनवाया, एक्स्ट्रा तो क्या बनाया है ना, तो ये I3, ये 3 करंट मान लो ये हैं। अच्छा, ये मानते कैसे हैं, ये आप अपने हिसाब से लेट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि I3 का मुँह उधर ही बनाते हैं, आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि I3 आप यूँ बना लेते, आपकी मर्जी है। हाँ, तो आप बोलोगे आपकी मर्जी कैसे चलेगी, आंसर जो होगा वही होगा ना, करंट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। तो हम देखेंगे, अगर मान लो आपने गलत लेट कर भी लिया, आपने अगर किसी क्वेश्चन में गलती से गलत डायरेक्शन में करंट लेट कर भी दिया, तो आपके जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत ले ली, ठीक है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत ले ली। अब वो देखेंगे आगे क्या है। अब देखो क्या होता है कि ये जो क्रिचॉफ्स लॉ है, इसमें हमारे पास ये 3 वेरिएबल है बस, I1, I2, I3 अगर निकल गया ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। जैसे पिछली बार भी हम क्या करते थे, याद है कल की क्लास में क्या करते थे, पहले हमने करंट निकाले, करंट निकल गया तो हम पोटेंशियल निकाल लेते थे किसी भी रेजिस्टेंस में से। जैसे मुझे पूछा इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा, जो भी I1 हो गया वो बता दिया, इसमें से करंट कितना है, जो भी I1 होगा वो बता दिया, इसमें से कितना जाएगा, जो I2 होगा वो बता दूंगा, इसमें से कितना जाएगा I3 होगा वो बता दूंगा। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है इधर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कितना होगा, करंट जब मैं निकाल ही चुका हूँ और रेजिस्टेंस मुझे पता ही है 5 है, तो V = IR। इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल आ जाएगा, इस करंट को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर पोटेंशियल आ जाएगा, या I2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा R3 से तो इधर पोटेंशियल आ जाएगा, I3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा R4 से तो इधर पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। तो मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन क्या है, अभी KCL पे आएंगे, बट हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है, हमको फाइंड करना है बस ये I1, I2, I3 कैसे भी आ जाए। यानी कितने वेरिएबल्स हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हमारे पास। कितने वेरिएबल्स है टोटल, 3 वेरिएबल्स। अब ये 3 वेरिएबल्स को फाइंड करना है तो 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी, इतना सबको पता होना चाहिए। एक वेरिएबल को फाइंड करना होता था, याद है ना, छोटी क्लासेस में आपके पास एक इक्वेशन होती थी x + 8 = 10, यानी एक ही वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इक्वेशन गिवन होती थी उसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता था x = 2। ठीक है, बट आपके पास अगर 2 वेरिएबल होते थे x और y, 2 सॉल्व करने, तो आप बोलते थे 10th क्लास में आपने देखा नहीं, हमको तो 2 इक्वेशन चाहिए होगी। फिर हम लिखते थे x - y = 10 और फिर 2x + 7y = 15। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दे रखी है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत सारे मेथड थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उनसे सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, बट 3 वेरिएबल आएंगे तो क्या चाहिए होगा आपको, 2 वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन ये सफिशिएंट नहीं है, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, एक ये इक्वेशन है। अगर मान लो आपके पास 3 वेरिएबल होंगे x, y, z, तो उसके लिए आपको कितनी इक्वेशन, सिर्फ ये x + y - 3z = 15 और 2x - 4y + 5z = 10। अगर ये 2 इक्वेशन दे रखी है, क्या मैं x, y, z निकाल सकता हूँ?
तो आंसर है नो, नहीं निकाल सकता मैं। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि वेरिएबल है 3, तो इक्वेशंस भी कितनी चाहिए होंगी 3, और फिर सॉल्व करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, फिर एक और इक्वेशन चाहिए होगी 5x - 2y + 3z, कुछ और रिलेशन भी गिवन होना चाहिए इन तीनों वेरिएबल के बीच में, इक्वल्स टू -12, ऐसे कुछ भी। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा हमारे पास हम देख लेंगे। बट हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि भाई ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने में, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि वेरिएबल मिनिमम टू मिनिमम हो, 3 की जगह 2 हो जाए, 2 की जगह 1 हो जाए। ठीक है, चाहते तो हम यही हैं। तो जो KCL जो है ना आपका, इसका काम क्या है? इसका काम है, पहले मैं इसका यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें ना थोड़ी सी क्लियर रहे। पहले तो KCL होता क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इसका यूज़ लेता हूँ कि क्या यूज़ है। ठीक है, तो यूज़ ये है टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्रीज़ कर देना। हालांकि KCL से भी आप इक्वेशंस बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा बाद में क्या इक्वेशंस है, बट फिर भी कुछ जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको ध्यान नहीं देना है, बट मैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको बता रहा हूँ KCL भी सफिशिएंट है इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, बट हम KCL को कैसे यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल कम करने के लिए। ठीक है, कैसे वेरिएबल कम हो जाएगा? तो पहले KCL क्या बोलता है वो लिख देते हैं। तो लिख लो, तो लिखते हैं अपन। वैसे तो पता है अकॉर्डिंग टू KCL, ठीक है, द टोटल करंट एट द जंक्शन इज 0। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज 0। ठीक है, यही है हमारा, यही है KCL क्या बोलता है कि भाई जो भी कोई जंक्शन ले लो A या D, यहाँ पे जो भी करंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी करंट्स आएंगे इनका सम 0 होता है। ठीक है, अब कुछ साइन कन्वेंशंस की बारे में बात करते हैं। क्या मतलब सम 0 होता है? मतलब यहाँ पे तो 3 करंट है, I1 I2 I3, तो I1 I2 I3 को ऐड करो, आंसर होगा आपका 0। यही है KCL, बस इतना ही। बट क्वेश्चन ये बनता है कि इतना ही है तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाना है, हमेशा कर दिया करो। बट इधर क्या है कि I1 I2 I3 जो है इनका जो साइन है, या तो आपको पॉजिटिव लेना होगा या नेगेटिव लेना होगा। अब कैसे डिसाइड करें कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो कुछ साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर होता है, फिर भी मैं एक चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, जिसने जो पढ़ रखा है वो उसी को फॉलो करे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कर लो। साइन कन्वेंशन जो मैं यूज़ करता हूँ फिर यही यूज़ करना है आपने। मैं क्या बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ इनकमिंग करंट। इनकमिंग जो करंट जंक्शन में आ रहा है उसको बोलेंगे इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ क्योंकि आती हुई चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं आपको या कुछ भी मिल रहा है, कोई चीज़ आ रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो आती हुई चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है। और आउट गोइंग जो हमसे बिछड़ के जा रही है, ठीक है, आउट गोइंग करंट को हम क्या लिख लेते हैं? नेगेटिव। कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, मेरी यहाँ पे जो वीडियो चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, मैं लिख रहा था नीचे, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर ही लिखूँ। हालांकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किधर फ़ोटो आएगी, बट मेरे को लग रहा है कि अभी तक तो नहीं है। तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव। अब अगर मैं KCL अप्लाई करूँ A जंक्शन में, अप्लाई KCL एट A जंक्शन, तो कैसे यूज़ करूँगा? तो देखो मेरा काम क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो मुझे 3 इक्वेशन I1 I2 I3 फाइंड करना है, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो 3 इक्वेशन ना बना के मुझे सिर्फ 2 ही बनानी पड़ जाए, ताकि वेरिएबल, तो उसके लिए मेरे को वेरिएबल भी 2 चाहिए, तो मैं 2 वेरिएबल्स ही चाहता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो देखें, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एट A अप्लाई, मैंने लिखा एट जंक्शन A अप्लाई KCL अप्लाई किया। तो KCL क्या बोलता है कि जितने भी करंट्स हैं उनका सम कितना होगा? 0। बट ध्यान रखना है कौन सा करंट किस डायरेक्शन में, उसके साइन के साथ रखना है। I1 जा रहा है दूर जा रहा है ना इस जंक्शन से, आउट का गोइंग इसकी तरफ थोड़ी आ रहा है, तो I1 को क्या ले लेते हैं अपन? -I1। I2 इसकी तरफ आ रहा है यानी इनकमिंग है,
तो प्लस I2, और I3 भी इसकी तरफ आ रहा है तो प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या मिल जाएगा, मुझे I1 की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी एक वेरिएबल को हम हटा सकते हैं, जिसका मर्जी आपको, I1 अच्छा नहीं लगता, I2 अच्छा नहीं लगता, I3 अच्छा नहीं लगता, इनमें से कोई एक। अब मैं इस बार I1 को रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने I1 को उधर भेज दिया, तो मुझे क्या मिला, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 ये मिल गया। अब ये मिल गया यानी मेरा काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। मतलब अब मैं यहाँ पे I1 नहीं लिखूँगा, ठीक है, I1 की जगह क्या मान के चलूँगा, I2 प्लस I3, ठीक है, I1 की जगह I2 प्लस I3। तो अब मेरे वेरिएबल्स I1 नहीं है, अगर मैं I2 और I3 निकाल लूँगा तो I1 क्या होगा, दोनों को ऐड कर लो, I1 मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, I1 ही लिखना है, आप I2 भी लिख सकते हो। I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 की जगह आप लिख सकते हो I1 माइनस I3। इसको देखो तो I2 को तो इधर रहने देते हैं, I1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, I3 जाएगा नेगेटिव। बट फिर दोनों नहीं लिख करने हैं, एट ए टाइम एक ही करना है। I2 को रख दो या तो फिर I1 को I1 ही रहने दो, I2 को रिमूव कर दो, I1 माइनस I3। ऐसे I3 को भी रिमूव कर सकते हो, I1 माइनस I2। तो KCL का काम क्या हुआ, KCL का काम क्या है, एक वेरिएबल कम कर देना, और ये कम हो गया। अब जब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बट अभी तो KCL समझ जाना, और फिर वापस रिपीट करोगे इसी वीडियो को, फिर देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। जिनके लिए नया है उनको तो अभी लग रहा होगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहा हूँ, बट जिनको आता है वो उनको नहीं दिक्कत आ रही होगी, और हम भी जैसे जैसे बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया KCL, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको KCL को फिर अप्लाई करेंगे हम KVL, ठीक है। अब KVL देखते हैं, चलो। तो यहाँ से मुझे ये एक हेल्प मिली कि KCLs में, अच्छा एक चीज़, क्या यही चीज़ मैं जंक्शन D में भी अप्लाई कर सकता था क्या, हाँ, तब भी क्या मेरे पास ये आंसर आता, आंसर है यस। कैसे, देखो जंक्शन D में देखो ये रहा I2, I3 किस डायरेक्शन में होगा, ये I3 ऐसे बनेगा ना, इससे दूर जा रहा है, I2 तो इधर से ऐसे जा रहा है, I3 इधर से ऐसा ही डायरेक्शन होगी ना इस पूरी ब्रांच में, और I1 की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I1 इस ऐसे है। अब यही चीज़ मैं अप्लाई वापस से करता हूँ। जिन्होंने ये उतार लिया बहुत अच्छी बात है या पीछे करके उतार लेना, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियोज़ में तो ये अपने पास है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ अप्लाई, ठीक है। क्या लिखा मैंने, KCL एट जंक्शन A, इस बार D, जंक्शन D में। जंक्शन D में ये चीज़ साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है। क्या बोलता है KCL कि सिग्मा I यानी सम ऑफ ऑल द करेंट्स क्या होता है, 0। देखो D में I1 अब इनकमिंग है तो I1 को प्लस ले लोगे, I2 आउटगोइंग है तो माइनस I2, और I3 भी इनकमिंग है तो यहाँ पे, ठीक है। ओहो थोड़ी मिस्टेक हो गई, I3 भी आउटगोइंग है तो I3 को भी क्या ले लूँगा मैं, नेगेटिव, ठीक है। देखो I2 और I3 आउटगोइंग है नेगेटिव, और I1 इनकमिंग है इक्वल्स टू 0। इधर से भी देखो, अगर I1 की वैल्यू क्या आया, I2 प्लस I3 आया ना, अलग थोड़ी आया, वही आएगा ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इसी जंक्शन में उठाना है लेफ़्ट वाले में, या आप किसी भी जंक्शन में उठाओगे बात एक ही बनेगी, ठीक है। क्लियर। अच्छा फिर वो वाली चीज़, कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये I1 I2 I3 की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो आपकी मर्जी है, कैसे ही ले लो। तीनों को आउटगोइंग बनाना चाहते हो तो तीनों को आउटगोइंग बना दो, तीनों को इनकमिंग बनाना चाहते हो तीनों को इनकमिंग बना दो, दो को इनकमिंग एक को आउटगोइंग, दो को आउटगोइंग एक को इनकमिंग, जैसी मर्जी आप बना सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आप बोलोगे तो ऐसे कैसे डिपेंड करता है, आंसर कुछ और आ जाए। अगर करंट तो इस डायरेक्शन हो, मैंने इधर ले लिया तो जब मैं I1 की वैल्यू सॉल्व करूँगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है I1 I2 I3 की, तो ये मान लो जो आपने डायरेक्शन चूज़ की है वो एकदम सही चूज़ की है। बट अगर एक की भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, एक की भी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, यानी मैंने गलत डायरेक्शन ली, बस गलत नहीं ली, मतलब अपोजिट हो जाएगी बस, ठीक है। तो हमसे उसकी डायरेक्शन फिर क्लियर हो जाएगी कि जो आपको दूसरी वैल्यू लेनी चाहिए थी, उल्टी डायरेक्शन में करंट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। चलो अब हम करते हैं KVL में। अब हमारा पहला काम था KCL अप्लाई करके क्या करना, अपने वेरिएबल्स को कम कर देना। अब KVL से क्या होगा, पहले तो सेकंड जो लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, या इसको एक और लॉ बोलते हैं लूप लॉ।
ठीक है, और यह इसको क्या बोलते हैं, थर्ड जो है इसका सेकेंड लॉ। ठीक है, अब देखो पहले वाले को केसीएल को जंक्शन लॉ क्यों बोलते थे, जंक्शन में करंट ये होता है। अब कोई लूप उठाओ, अब लूप क्या होता है मैंने बताया था ना आपको, मान लो मैंने ये लूप ले लिया ABCDA, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ अगर क्या बोलता है तो लिखो। अच्छा पहले तो इसका यूज़ किया है, ठीक है, तो पहले ये देखो इसका यूज़ किया है, तो यूज़ है टू क्रिएट इक्वेशंस। भाई आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको चलो दो तो कर दिया, बट दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशन तो चाहिए, I1 और I2 रह गया, या I2 या I3 रह गया, कुछ इक्वेशंस तो चाहिए, तो इक्वेशंस तो बनाओ। तो इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप KVL यूज़ करोगे। अब KVL होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू KVL, ठीक है, सम ऑफ ऑल द potential in a loop sorry थोड़ी खांसी है। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ लूप, या पोटेंशियल की जगह वोल्टेज भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज 0। ये तो सेम सही दिख रहा है, बट यहाँ पे लूप की बात कर रहे हैं कि किसी एक लूप में, कौन सा लूप ले लिया, अगर मैंने ABCD ए ले लिया, इस लूप में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल वो क्या होगा, 0। ठीक है, अब पोटेंशियल कहाँ होगा ये ज़रूरी है, आपको कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा पेज चेंज करता हूँ, वापस इधर आएंगे। मान लो ये एक लूप ले लिया मैंने, मान लो ऐसे बना दिया, एक रेजिस्टेंस एक ये, मान लो यहाँ पे एक बैटरी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस, और क्लोज लूप होना चाहिए ना ये। मान लो इसमें टोटल ये बना हुआ है हमारा, एक लूप ले लिया, मान लो ABCDA ये लूप है। अब इधर टोटल कितनी जगह पोटेंशियल्स हैं, तो सिंपल सी चीज़, एक तो होगा ये बैटरी, दिख ही रहा है यहाँ पे पोटेंशियल इसका तो कुछ वोल्ट होता ही है, एक ये बैटरी भी है जो पोटेंशियल है जहाँ पे, एक ये बैटरी है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तीन तो ये दिख रहे हैं, बट इसके अलावा तीन और हैं। रेजिस्टेंस में भी तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग होता है और यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया ना, चेंज हो गया ना। यहाँ पे पोटेंशियल कैसे कुछ अलग अलग हो गया, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इनमें भी चेंजेस है कुछ पोटेंशियल का। इधर भी कुछ पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा और इधर भी कुछ पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, तो टोटल 6 जगह पोटेंशियल होगा। मान लो इनका नाम ले लेता हूँ मैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो हमारा जो किरचॉफ पोटेंशियल लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि एक काम करो, ये सबको ऐड करो, V1, V2, V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, इन सब का सम क्या होता है, 0। इससे मेरे पास क्या होगा, ऐसे लिखने से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अब कैसे होगी वो हम देखेंगे, बट इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। जैसे वहाँ पे करंट की साइन देखी थी ना हमने, इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव, तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन। देखो जो मैं साइन कन्वेंशन करा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही हो, अलग अलग टीचर्स अलग अलग साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेते हैं, जिसको जैसे इजी पड़े, बट दिमाग में ये बैठा के रखे कि एक ही यूज़ करें। दो को दिमाग में बैठाएंगे तो कभी ना कभी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी और गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो आपको ईजी लगे वो, कि भाई जो V1 की वैल्यू को पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ये V1 होगा कितना, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में बात करता हूँ। ओहो मैं एक बात करता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये V1 की वैल्यू क्या होगी। मान लो यहाँ से तो कुछ सर्किट अलग जा रहा है, यहाँ से कुछ और भी किसी पार्ट का होगा, तो मान लेते हैं एक और ब्रांच थी, तो मान लेते हैं जैसे इस ब्रांच में तो जा रहा है करंट इस डायरेक्शन में, ये I2 है, ठीक है। इस ब्रांच में कैसे करंट जा रहा है, I2 है, और इस ब्रांच में कैसा करंट जा रहा है, इस ब्रांच में करंट जा रहा है I1 इस डायरेक्शन में, तो ये I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में, साइन कन्वेंशन बाद में। अच्छा, और ये V2, ये
अब ये V1 V2 ये भी हटा देता हूँ मैं एक तरीके से, आपको पता ही होगा कि ये हमने बात कर ली कि ये पोटेंशियल्स हैं यहाँ पर, टोटल 6 पोटेंशियल। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा। मान लो इस रेजिस्टेंस का नाम R1 है, इस रेजिस्टेंस का नाम R2 है, इस रेजिस्टेंस का नाम R3 है। तो जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 और करंट कितना जा रहा है I1, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा I1 R1। बहुत ही सिंपल। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा I2 R2, और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी I2 R2 नहीं, I1 R2। देखो करंट जा रहा है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R2। इस रेजिस्टेंस में से करंट तो I1 ही जा रहा है ना, और इस वाले रेजिस्टेंस से करंट I1 नहीं जा रहा, I2 जा रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचना अरे I1 ही होगा, मैं बोल रहा हूँ ये किसी कुछ और ब्रांच भी है नीचे, और भी कुछ सर्किट का पार्ट होगा। तो फिर तो हर ब्रांच में अलग अलग, ये एक ब्रांच अलग है AD और ये ब्रांच अलग है ABCD, तो इनमें अलग अलग करंट होगा। तो इसमें I2 करंट जा रहा है, तो इधर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा I2 R3। अब बात इतनी तक मतलब कंप्लीट नहीं होती है, बात ये कि इनके साइन क्या होंगे, क्या ये प्लस I1 R1 होगा या माइनस R1 प्लस होगा या माइनस I1 R1 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। या तो ये यूज़ करेंगे ये यूज़ करेंगे, देखते हैं क्या होगा। या इधर भी बात करो तो I1 R2 प्लस में होगा या I1 R2 माइनस में होगा। पोटेंशियल को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, या I2 R3 पॉजिटिव होगा या I2 R3 नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं। अच्छा ये तो हो गया 3, इनकी बात हो गई। साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। जो नेक्स्ट चीज़ आपको डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि भाई ये पोटेंशियल यहाँ पे बैटरी कुछ दी होगी ना, जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट मान लो ये भी है। अब यहाँ पे तो पोटेंशियल डायरेक्ट ही दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है 10 वोल्ट। इधर पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर पोटेंशियल दिया हुआ है 30 वोल्ट। सारे पोटेंशियल निकल गए, यहाँ वाला पोटेंशियल भी निकल गया, यहाँ वाला पोटेंशियल भी निकल गया, यहाँ वाला भी निकल गया, यहाँ भी नहीं। अब जो सिर्फ एक ही डिफ़िकल्टी है और वो क्या है, वो ये है कि पॉजिटिव लेना पोटेंशियल्स को या नेगेटिव लेना। तो पहले तो बात करेंगे वो रेजिस्टेंस वाले पोटेंशियल्स, रेजिस्टेंस वाले पोटेंशियल। अब देखो जब भी हम लूप लॉ लगाते हैं या वोल्टेज लॉ लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए ना हमको लूप को या तो क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, दोनों में से एक लेना पड़ेगा। यानी या तो आप एक, या तो ऐसे ABCD बोलोगे लूप, या फिर अगर ये बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं बोला तो उल्टा भी बोल सकते हो ADCBA, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो आप चल कैसे रहो, क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा आपके साइन, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यही मैंने बोली आपको, जो आपके साइन होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे कि आप जा कैसे रहो, ठीक है, आप चल कैसे रहो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो इतना हौच पौच हो गई उसको कम कर देता हूँ, ठीक है। ये तो देखो मान लो अगर मैं लूप लेता हूँ, इन लूप, और मैंने कैसे ले लिया ABCDA ले लिया। यानी अब मैं इस पाथ को फॉलो करूँगा, A से B जाऊँगा, B से C जाऊँगा, C से D जाऊँगा, D से A जाऊँगा। अब मेरे को ऐसे ही जाना है, और जो रास्ते में जहाँ जहाँ पोटेंशियल मिलेगा उसको लिखते चले जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं लूप लॉ लगा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन हम देख रहे हैं। मैं गया A से B, कोई नहीं आया बीच में, कोई पोटेंशियल। अब मैं B से C की तरफ जा रहा हूँ, पहले मुझे यहाँ पोटेंशियल मिल गया। तो मेरी बात ध्यान रखें, अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं कैसे जा रहा हूँ B से इधर की तरफ, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी तो इधर जा रहा है, I1 भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा आपके पास, उसको आपको कैसा लेना है, नेगेटिव। अगर ये करंट की भी डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन आपकी है, आपकी डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये आपकी डायरेक्शन, ठीक है। ये है लूप की डायरेक्शन, लूप में जब आप जा रहे हो, और ये है करंट की डायरेक्शन, ये I की डायरेक्शन। अगर दोनों क्या हैं, दोनों है सेम, ठीक है,
तो पोटेंशियल क्या कैसे लो, पोटेंशियल का साइन कैसे लो, नेगेटिव लो, नेगेटिव। ठीक है, कहीं जो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ एक ही फॉलो करना है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों, अगर किसी को समझना है ऐसा क्यों, तो देखो बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव क्यों लेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि करंट जो फ्लो होता है, करंट वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है। ठीक है, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है, लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाता हूँ, वैसे तो आपको ये डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ए और बी, तो इस पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा VA और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा VB। अब करंट कहाँ जा रहा है, A से B जा रहा है या B से A जा रहा है। आपको पता है कि करंट जा रहा है A से B, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली VA बड़ा होगा, VB बड़ा होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो। कौन बड़ा होगा, VA बड़ा होगा और VB छोटा होगा। तो जब मैं A से B की तरफ गया, जब मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल गिर रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ गया या गिर गया। तो गिर गया ना, कम हो गया ना, ए बढ़ा है इधर से पोटेंशियल, तो गिर गया मतलब कम हो गया, मतलब नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव लगाते। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूँगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाते हैं हम तो अपने सर्किट की बात करें, यहाँ पे जाते हैं, तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मेरी डायरेक्शन भी है और करंट की डायरेक्शन भी है, यानी करंट की डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ, यानी पोटेंशियल गिर रहा है। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा ना, क्या होगा पोटेंशियल, अभी बताया था I1R1, वो गिर रहा है, तो ये क्या होगा, आगे मैं नेगेटिव लगाऊँ। फिर मेरी बात ध्यान रख लें, इतना डीप में नहीं जाना है, बस अगर आप जैसे जा रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव लगा देना, बस इतना ध्यान रखो। और अगर रीज़न पूछना है तो मैंने आपको रीज़न भी बता दिया अभी। ठीक है, ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ या नहीं। जैसे अगर मैं देखूं, पोटेंशियल की बातें करूं, तो मैं इस लूप में चलता हूं, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। मेरे ख्याल से आपको अगर उतारना होगा तो आप पीछे वीडियो को करके देख लेना। जैसे मैंने ये वाला लूप ले लिया, मैंने क्या ले लिया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था और मैंने लिख लिया इन लूप, और लूप कैसे जा रहा हूँ मैं, ABCD A लूप लिया। तो मैं बात करता हूँ 3 ही पोटेंशियल की बात करूँगा, ये वाले रेजिस्टेंस पे, ये वाले रेजिस्टेंस, ये इनकी अभी बात नहीं कर रहा, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि बताओ, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, इनको लिखना तो 6 को है, बट अभी इनको बाद में, पहले तो अभी करंट वाले उसमें देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन मेरी कहाँ है, करंट की डायरेक्शन मैं ऐसे जा रहा हूँ, A से B से ऐसे जा रहा, तो जो डायरेक्शन करंट की और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ ना, मेरा मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो मैं भी यूँ जा रहा हूँ और करंट भी यूँ जा रहा है, तो माइनस लूँगा, -I1R1। इसको भी देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बाद में। ठीक है, फिर जाता हूँ इधर, अभी मैं चलते चलते अब यहाँ पहुँच गया, इसको बाद में लेंगे। फिर पहुँचते पहुँचते मैं यहाँ पहुँचा, तो मेरी डायरेक्शन ये है और करंट भी, अभी भी करंट ऐसी डायरेक्शन में सेम, तो फिर माइनस ही लूँगा I1R2। अब मैं चलते चलते क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ये पहुँचने के बाद मैं यहाँ पहुँचा, इसको हम बाद में लेंगे, बात कर ही दी हमने। अब मैं जा रहा हूँ यूँ यूँ जा रहा हूँ और करंट भी यूँ जा रहा है, तो -I2R3। अगर मान लो करंट यूँ जाता, I2 ऐसा बनाता, तो +I2R3 हो जाता। ठीक है, बाकी अब इन 3 इसको भी नहीं लिखेंगे, अभी बाद में लिखेंगे, जब वो बाद में भी इन तीनों की वैल्यू भी लिख दूंगा, फिर =0 कर दूँगा। ठीक है, बात समझ में आई। फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, मैं बार बार बोलता जाऊँगा, बट मेरी अभी बात को दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलो अब साइन कन्वेंशन देखते हैं हम, किसके लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं हम, इनके लिए। मान लो ये दे रखा था आपको कितना, 20 वोल्ट, ये दे रखा था 10 वोल्ट और ये दे रखा था 30 वोल्ट। तो अभी तो साइन कन्वेंशन देखा था हमने यहाँ वाले पोटेंशियल्स के लिए, इन वाले पोटेंशियल्स की बात करते हैं। तो इन वाले पोटेंशियल्स की अगर मैं बात करूँगा तो देखो क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल, अगर आपको लॉजिक समझ में आए तो ये मान लो ये ऐसा बैटरी है, ऐसे बैटरी बनी हुई है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये बड़े डंडे को हाई पोटेंशियल बोलते हैं या छोटे डंडे को हाई पोटेंशियल बोलते हैं? बड़े वाले डंडे को हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं।
तो यहाँ पोटेंशियल हाई है इस डंडे के पास और इस डंडे के पास पोटेंशियल लो है। जब मैं इस डंडे से इस डंडे में चला गया तो पोटेंशियल हाई से लो चला गया। हाई से लो जाना मतलब गिरना, नेगेटिव। यानी अब ये चीज़ समझ लें कि अगर मेरा मोशन ऐसा है, कैसा मोशन है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसा रास्ता फॉलो कर रहा हूँ और पहले मेरे पास बड़ा डंडा पड़ता है और फिर मेरे पास छोटा डंडा पड़ता है, यानी हाई पोटेंशियल पहले पड़ता है फिर लो पोटेंशियल। यानी जो भी वैल्यू लिखी है यहाँ पे, मान लो 20 लिखिए, तो उसको मैं प्लस नहीं लिखूँगा, उसको मैं कैसे लिखूँगा, नेगेटिव। यानी यहाँ वाला पोटेंशियल को क्या लिखूँगा, -20 वोल्ट। क्यों लिखूँगा -20? सिंपल, हाई से लो की तरफ गए। तो ये ध्यान रख लें, जब ऐसे जा रहे हो, ऐसे बीच में ये पड़ गया तो ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब कोई बच्चे बोले कि नहीं सर, अगर बैटरी मुझे ऐसे मिल जाए तो, और मैं जा ऐसे रहा हूँ, रास्ता मेरा यही है। ठीक है, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और रास्ता मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऐसा फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ। अब मैं अगर ऐसा जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, अब मुझे दिख रहा है इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ गया। इधर पहले कम था और बढ़ गया, यानी पोटेंशियल बढ़ गया। यानी पोटेंशियल को कैसे लेना है आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है, बढ़ना मतलब पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव अगर हो गया तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू जो 10 वोल्ट है उसको मैं +10 भी लिखूँगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझनी है। चलो देखते हैं अब अपने पूरे, अगर मैं इस पूरे में लॉ लगाता हूँ, किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, तो क्या होगा। अब मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और देखना, जो जो मेरे पास पोटेंशियल आते रहेंगे उनकी वैल्यूज़ लिखता जाऊँगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने नाम ही लिया ABCD। ए से बी गया, कोई पोटेंशियल नहीं आया। बी से आगे चलते चलते ये पोटेंशियल पहला पड़ गया, क्योंकि मेरी डायरेक्शन कैसी है, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, मेरा मोशन इधर से इधर की तरफ मोशन है और करंट भी इधर की तरफ जा रहा है। करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल नेगेटिव, तो I1 R1 ये लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, मेरा मोशन इस डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ जा रहा हूँ। पहले हाई पोटेंशियल पड़ रहा है, फिर लो पोटेंशियल, यानी डिक्रीज़ हो रहा है, तो -20। फिर यहाँ पहुँचा, मेरी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो -I1 R2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं मूव करते करते यहाँ कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पहुँचा, तो पहले हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई लो मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी -30 नेगेटिव। फिर मैं यूँ जा रहा हूँ और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो फिर -I2 R3। अब ये कोइंसिडेंट हर चीज़ नेगेटिव आ रही है। अब मैं यहाँ गया, यहाँ पहले लो पोटेंशियल पड़ा, फिर हाई, यानी पोटेंशियल बढ़ गया, तो प्लस मैं लिखूँगा 10 और =0। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बनाऊँगा। और दो वेरिएबल R1 R2 R3 तो आपको गिवन होंगे, I1 I2 दो वेरिएबल होंगे, तो उन पर एक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लूँगा मैं इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व कर दूँगा कि भाई मान लो R1 की वैल्यू भी दे रखा था कितना, 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 ओम, और R3 की वैल्यू दे रखी थी मान लो 20 ओम। ठीक है, ये दे रखी है। अब मैं इक्वेशन फिर लिखता हूँ। ठीक है, फिर लिख रहा हूँ आपके लिए, फिर देखना समझना। पहले जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। करंट की डायरेक्शन भी ऐसी और मेरी डायरेक्शन भी सेम, तो क्या लिखूँगा, -I1 R1। R1 है 5, I1 है I1, तो -5I1। अब मैं यहाँ गया, हाई पोटेंशियल पहले लो पोटेंशियल, तो -20 ये बन गया। -20 के बाद फिर मैं यहाँ गया, तो करंट की डायरेक्शन भी और मैं भी यूँ ही जा रहा हूँ, तो माइनस, देखो रेजिस्टेंस कितना है, R2 कितना है, R2 है 10 ओम और करंट है I1। ठीक है, तो -10 I1। फिर मैं यूँ गया, तो ये पहला हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल, यानी -30। फिर मैं यूँ गया, तो रेजिस्टेंस है 20 और करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो -20। अब ध्यान रखना मेरे को I2 लिखना है, क्योंकि करंट यहाँ I2 है। और फिर लो पोटेंशियल और फिर हाई पोटेंशियल, यानी कितना हो जाएगा, लो सही, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 = 0। अब 5I1 माइनस और -10 I1, -15 I1 हो जाएगा, -20 I2 हो जाएगा, और -20 और -30 -50 और +10 -40 = 0। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास बन गई। चाहो तो आप 5 कॉमन ले सकते हो, या ऐसे लिख लो, मैं लिख सकता हूँ 15I1 + 20I2
इक्वल्स टू -40। मैंने इन दोनों को उस साइड भेज दिया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा। 5 कॉमन भी लेके कट कर सकता हूँ। अगर 5 से इसको कट किया तो 3, इसको कट किया 4 और इसको कट किया 8, तो एक इक्वेशन बन गई 3i1 इधर लिख लेता हूँ 3i1 + 4i2 इक्वल्स टू -8 बन गई ना एक इक्वेशन। तो KVL का काम क्या हुआ? इक्वेशन बनाने का, बट साथ में आपको साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए, ठीक है। तो KVL का काम। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। कोई बोलता है अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता तो मैं उसको भी एक बार डिस्कस करता हूँ, और आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे और कल से न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल के लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो देखो देखते हैं हम ये वाली चीज़ें कि इस केस में क्या होता है। चलो तो मान लो इन केस मेरे पास ये इक्वेशन मैं यहाँ उतार लेता हूँ, ताकि आपको ये रहे कि हमारी इक्वेशन वहाँ से भी यही आएगी, कुछ अलग नहीं आएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्लॉकवाइज जाना है। ये जो पहली इक्वेशन आ गई, देखते हैं अगर मैं यही लूप लेता हूँ ABCD लेता हूँ, बट मैं चलता एंटी क्लॉकवाइज हूँ, तो क्या करूँगा मैं? तो देखो ये मैंने इधर लिख दिया। अब मैंने लिख लिया इन लूप, कौन सा वाला ले लिया मैंने, ऐसे लिख लिया ADCBA, यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लिखना। अब मैं A से इधर जा रहा था, पहले मेरे को ये पोटेंशियल पड़ गया, क्या पड़ा? 10 पड़ गया। पॉजिटिव है नेगेटिव? हाई पोटेंशियल। मेरा मोशन क्या है? इधर की तरफ, मैं ऐसे जा रहा हूँ ना। पहले हाई पड़ा फिर लो पड़ा, यानी पोटेंशियल गिरेगा, तो -10। अब देखो मेरा मोशन है इस डायरेक्शन में और करंट जा रहा है मेरे अपोजिट, तो मैंने बताया था उस अपोजिट में प्लस, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट में तो प्लस R3 I2 R3 कितना है? 20 × I2। फिर मैं यूँ जा रहा हूँ, पहले लो पोटेंशियल पड़ा फिर हाई, यानी बढ़ गया पोटेंशियल, तो +30। अब यूँ गया, यहाँ कुछ नहीं पड़ा, यूँ गया, मेरी डायरेक्शन इस तरफ, करंट की डायरेक्शन अपोजिट यानी प्लस 10 डिस्टेंस से 10 I1। फिर यहाँ पहुँचा, पहले लो पोटेंशियल फिर हाई, यानी पोटेंशियल बढ़ गया, तो +20। और फिर मैं गया यूँ, और रेजिस्टेंस करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कितना हो जाएगा? प्लस ही रहेगा, +5 I1 = 0। अब आप देखो I1 10 भी है और 5 भी है, तो कितना हो गया? 15 I1। I2 कितना है अपने पास? I2 अपने पास 20 है, तो 20 I2 एक ही है। अभी 50 30 और 20 50 -10 यानी +40 = 0। अगर 40 को इधर भेज देता हूँ तो 15 I1 + 20 I2 = -40। देखो यही आ गया। और अगर मैं वही 5 की टेबल से कट करता हूँ तो 3 4 और 8, तो मेरे पास क्या आ गया? 3I1 + 4I2 = 1। तो चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। आंसर आपका, इक्वेशन आपकी सेम ही बनेगी। अब एक इक्वेशन से काम नहीं होगा तो दूसरा लूप भी उठा लेंगे, दूसरे लूप से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, और 2 इक्वेशन काफ़ी होगी। कौन सा लूप उठाएंगे? नीचे वाला? क्या कोई सा भी उठा सकते हो, ये भी उठा सकते हो, बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो। क्लियर? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल और सॉल्व कर देंगे। अब कैसे करेंगे ये कल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर्स को थोड़ा सा ढंग से देखना नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे तो हम देखें क्वेश्चन कैसे होता है। बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। और लगेगा कि इतना टफ नहीं होता है, तो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके।